प्रिय छात्रों, नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में वर्ण विचार भाग 1 के माध्यम से स्वर वर्ण को विस्तार पूर्वक से समझा। अब हम आपको इस वर्ण विचार भाग 2 में व्यंजन वर्ण को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार भाग 2 क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार भाग 2 में आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपने पिछले वीडियो में स्वर वर्ण के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे आपको। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात बिना स्वर वर्णों के संयोग से हम व्यंजन को नहीं पढ़ सकते हैं। यदि हम मान लें कि आप का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? का, ये व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये व्यंजन में, इस व्यंजन वर्ण में स्वर लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है इसको हम अलग करके देखते हैं। का प्लस आ बराबर होता है का, ठीक है ना। अब ये का में ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हल चिन्ह बोलते हैं, हल चिन्ह कहलाता है। जब ये लग जाता है तो सभी जितने भी व्यंजन वर्ण आप का से ज्ञा तक है उनमें यदि हल चिन्ह लगा दिया तो आपका ये स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्वर रहित व्यंजन ये कहलाता है ना। और जब इस स्वर को इसमें मिला दिया तो ये पूरा व्यंजन बन जाता है, स्वर युक्त। तो जितने भी आप का से ज्ञा तक पढ़ेंगे सभी व्यंजन वर्णों में स्वर की मात्रा लगी होती है। आ की मात्रा सभी व्यंजन वर्णों में और बाकी व्यंजन वर्णों में जो क्रमशः आ से अ तक की मात्राएं हैं उन्हें लगा करके हम शब्द बनाते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन प्रकार, व्यंजन वर्णों के प्रकार। तो हम देख लेते हैं इसको एक तालिका के माध्यम से। जैसे ये आपका व्यंजन हो गया। व्यंजन में आपका क्या है? व्यंजन के प्रकार पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। अब इसमें हम जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले ये समझ लें कि व्यंजन जो एक लाइन में 5 अक्षरों के बने होते हैं उनको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपके का वर्ग में क्या आता है? का से लेकर अंगा तक। तो इसमें हम लिख देते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक अर्थात 25। कितने वर्ण? 25। 25 वर्ण आते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण करते समय जो श्वास हमारे अंदर से श्वास हवा वायु निकलती है वो सीधे बाहर ना निकल करके मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आगे हम इनके सभी वर्गों के अलग अलग उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत आते हैं आपके या, रा, ला, वा। ये 4 व्यंजन हैं। कितने वर्ण हैं? 4 व्यंजन वर्ण हैं। इन्हें अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? इनके उच्चारण में जब हमारी श्वास वायु आती है बाहर तो
कहीं रुकती नहीं है, अपने मुंह के अंदर ना किसी भाग को स्पर्श करती है और न ज्यादा रुकती है। फिर आता है आपका ऊष्म व्यंजन, इसमें आते हैं सा, ख, सा, हा, ये भी 4 होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, गर्मी देना। तो इन वर्णों के उच्चारण में जब हम करते हैं उच्चारण, तो श्वास वायु जो बाहर निकलती है वो बिल्कुल गर्म निकलती है। हवा बाहर जो आती है मुख से वो गर्म रहती है, इस कारण से इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपके कितने हुए कुल व्यंजन वर्ण? 33 हुए। कितने हुए? अब 2 व्यंजन वर्ण आपके विशेष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। विशेष व्यंजन वर्ण है ये ड़ और ढा। क्या कहलाते हैं? ड़ और ढा कहलाते हैं। ड़ ढा को क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त। ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। अतिरिक्त व्यंजन। इन व्यंजनों का क्या होता है प्रयोग? इनका प्रयोग अक्सर किसी शब्दों में बीच में ही आता है। जैसे आप इसमें कहें पढ़ना, तो आप यहाँ बीच में पढ़ना। लड़ाई है, लड़ाई, ऐसे क्या होता है? इनका उच्चारण जो होता है ड़ा, इसका क्या होता है? ड़ा, और इसका उच्चारण ढ़ा, है ना। इन वर्णों का प्रयोग ऐसे होता है। ठीक, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। उनके कौन कौन से वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत और उनका उच्चारण स्थान क्या है। कहते किसे हैं? हमने पहले बताया स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे श्वास जो निकलती है अंदर से मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, अर्थात मुख के जो पार्ट होते हैं, जीभ ऊपर, तालु में नीचे स्पर्श करना, ओंठ से ओंठ स्पर्श करना, है ना। तो ये सब देखते हैं कि कौन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग, यहाँ पर आ जाएंगे वर्ण, आने वाले वर्ण। इसको, है ना। और इधर लिख लेते हैं उच्चारण स्थान। स्थान इसमें आप देखेंगे वर्ग में आता आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। ये आपके वर्ग हो गए 5। क वर्ग में कौन कौन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके क्या हो गए? वर्ग में आने वाले वर्ण हो गए। फिर इनका उच्चारण स्थान, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम गले में, इनकी जोर कहाँ पड़ता है? गले में पड़ता है। फिर दूसरा च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। तालु मतलब होता है जो ऊपर नीचे जीभ के होते हैं ना। फिर ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा क्या कहलाता है? मूर्धा मतलब होता है जीभ का आगे का भाग ऊपर टच करना। और तवर का उच्चारण स्थान दंत और इसका ओष्ठ। ये मेन उच्चारण स्थान है। मतलब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय हमारे ये भाग आपस में टकराते हैं। फिर आपने जो अतिरिक्त व्यंजन पढ़ा, अतिरिक्त में बता दें आपको, या बाद में फिर देख लेते हैं अतिरिक्त को। इसमें अब आपको बताते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है ना, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। शाखादार कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के बाहर आती है, बहुत समय नहीं लेती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब जो आपके अतिरिक्त व्यंजन है, अतिरिक्त कहलाते हैं कौन? जो ड़ा और ढा, ड़ा, ड़ा और ढा, इन्हें हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त कहते हैं। तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें हम जीभ से ऐसे ऊपर ले जाकर बाहर फेंकते हैं, इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन इनको कहते हैं। ठीक है ना। तो आपने इनके बारे में पढ़ लिया। अब आता है आपका एक
छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि का से ज्ञातक वर्ण होते हैं, तो कैसे ये इतने कम हो गए 35 वर्ण। अभी आपने कितने वर्ण पढ़ा, व्यंजन वर्ण टोटल कितने होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है ना। तो 35 कैसे हो गए, अभी तो और होते हैं, कौन, छत्रज्ञा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, छत्रज्ञा को व्यंजन में काउंट नहीं करते, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, जो वर्ण दो वर्ण व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं आपके, छ, त्र और ज्ञा, स्रा, ये स्रा भी आता है संयुक्त व्यंजन में। अब हम ये जान लेते हैं कि ये छ कैसे संयुक्त व्यंजन है। तो ये व्यंजन वर्ण किससे मिलकर बना है, छ, ये आपका का और प्लस सा, षटकोण है ना, इनसे मिलकर बना है। त्रा में कौन कौन से व्यंजन वर्ण है, तो ता और रा है। ज्ञा में कौन कौन से हैं, तो जा और अया है। स्रा में कौन कौन से हैं, तो सा और प्लस रा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला वर्ण जो होता है वो हल युक्त होता है और दूसरा पूरा संयुक्त मतलब स्वर युक्त व्यंजन होता है। ये स्वर रहित व्यंजन होते हैं, स्वर युक्त व्यंजन, ये दो मिल करके आपस में क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में दो वर्ण आपस में, जिनमें क्या मिले रहते हैं, दो वर्ण मिले हुए होते हैं व्यंजन वर्ण, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त। अब आप देखे होंगे कभी कभी आधे अक्षर को भी हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। आधे अक्षर को भी हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक। तो कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं का, अब इसको इसमें मिलाना है, ठीक है ना, तो आपने सीधे सीधे मिला दिया, क्या लिख दिया, ऐसे कच्चा। लेकिन ऐसे यदि लिखना हो, बा चा चा, अब इसको मिलाना हो तो हम कैसे मिलाएंगे, बच्चा। अब इसमें जो ये व्यंजन है ये क्या है, संयुक्त हो गया, इसमें मिल गया, है ना। तो इसको हम आधा ना लिख करके, इस तरह ना लिख करके ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब इनको हम चलिए समझ लेते हैं कि कैसे आधे अक्षर क्या क्या हटा करके प्रयोग किए जाते हैं। जो आधे अक्षरों का प्रयोग होता है बीच में, उनमें क्या हटाया जाता है। तो पहला खड़ी पाई हटाकर, क्या हटाकर, खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई मतलब ऐसे लगा रहता है ना, इसको हटा देते हैं। खड़ी पाई हटाकर कहते हैं, ये जो आपके अक्षर होते हैं जैसे ता, ता हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, भा हो गया, गा हो गया, है ना, ऐसे जिनमें ये लास्ट में लाइन लगी रहती है, ये लाइन को हम खड़ी पाई कहते हैं। जिन वर्णों में ये लाइन लगी होती है उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और इन्हें दूसरे व्यंजन वर्णों के साथ मिला देते हैं। जैसे चा है ना, चा, तो अब चा में हम ये चा का ये लाइन हटा देंगे तो इसमें ये ऐसे बचेगा, है ना, और इसका प्रयोग हम ऐसे कर देते हैं, बा चा, है ना, तो ये लाइन का प्रयोग हटा दिया। तो इस प्रकार से हम खड़ी पाई को हटा करके कुछ वर्णों को ऐसे मिला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आधा अक्षर या संयुक्त अक्षर में बन जाता है अगले अक्षर के साथ। दूसरा होता है घुंडी हटाकर, क्या हटाकर, घुंडी। घुंडी का मतलब होता है, घुंडी हटाकर, घुंडी हटाकर का मतलब होता है ये घुंडी ऐसे कहलाती है। आप देखते होंगे कि का में और फा में ये जो लाइन इधर बाहर बनी हुई है इसे हम घुंडी कहते हैं, है ना। तो जब हम इनको आधा करते हैं तो ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे ये लाइन नीचे ना आकर के सीधी सीधी ऐसे रह जाती है, ये इसको हम हटा देते हैं, है ना। जैसे अब इसको लिखना प्रयोग करेंगे, पक्का, ये का में हमने घुंडी हटा दिया तो ये इसके साथ संयुक्त हो गया, मिल गया, ठीक। अब आता है आपका हल चिन्ह लगाकर, है ना। बहुत से कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें हम ना ये घुंडी हटा सकते ना खड़ी पाई लगा सकते हैं, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, हल चिन्ह लगा देते हैं, क्या लगाकर, हल चिन्ह लगाकर आधा संयुक्त अक्षर बना देते हैं। हल चिन्ह ऐसे इसका प्रयोग होता है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका हा है, डा है, टा है, ठा है ना, ढा है, ढा, और हा है, दा है, हा, दा। इनमें आप देख रहे होंगे कि ना हम इसमें घुंडी हटा सकते हैं और ना खड़ी पाई हटा, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, हल चिन्ह लगा दिए, जैसे सब में ऐसे लगा देंगे हम हल चिन्ह, तो ये आपके स्वर रहित व्यंजन हो गए। अब जब इनका प्रयोग करेंगे तो अगले व्यंजन वर्णों के साथ संयुक्त हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ला प्लस टा प्लस टू बराबर क्या हो गया,
लट्टू, ये ऐसे हमने मिला दिया, ये बीच में ऐसे प्रयोग हो जाता है ना। कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिखा भी रहता है, आप देखते होंगे डबल, है ना, ऐसे। तो इस तरह में बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसलिए इनको ऐसे अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हल चिन्ह लगाकर। ठीक, अब हम देख लेते हैं आपका क्या है। रा में आपने देखा होगा, जब कभी व्यंजन लगाते हैं तो व्यंजन वर्ण हमेशा, मान लीजिए अभी बताया जैसे लगा हुआ है व्यंजन वर्ण, तो उसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। कभी कभी हम, जैसे अभी बताया आपको कि टट्टू, है ना, या लट्टू, कुछ भी बताया, लट्टू। ठीक, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी बीच में लगा हुआ है। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम हल चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन यदि हम इसी का प्रयोग ऐसे कर दे, मान लीजिए श्रीमान ऐसे लगा हुआ है, ये नाम में लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, हलंत कहते हैं। इसको हम हलंत नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हल चिन्ह बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम ये जान रहे हैं कि हलंत और हल में क्या अंतर है। तो हलंत और हल में कोई विशेष अंतर नहीं है, प्रयोग में अंतर है। प्रयोग में कैसे, यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण में हल चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो उसे हम हलंत कहते हैं, और यदि किसी शब्द के बीच वाले वर्ण में प्रयोग हुआ है तो उसे हल चिन्ह कहते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं, रा के संयोग से भी व्यंजन बनते हैं, संयोग, है ना। आप अक्सर देखते होंगे 2-3 प्रकार से रा का प्रयोग, है ना। पहला क्या होता है, रेफ, रा का रेफ करके, है ना। रेफ मतलब ऐसे बना रहता है, रा का रेफ करेंगे तो आप देखते होंगे ऐसे लगा रहता है ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रा। इसका प्रयोग कब होता है, इसका प्रयोग करते समय जब ये क्या किसी व्यंजन के पहले होता है और आधा अक्षर होता है। क्या होता है, किसी व्यंजन के पहले आधा अक्षर, मान लीजिए कि ये रा है ना, यहाँ से का पूरा है प्लस रा आधा है, फिर माँ है ना। अब इसमें आप ये देखेंगे बीच में रा है, इसको हम यदि शुरू में यहाँ पर रा होता, ऐसे लिखा होता, है ना, और फिर का होता तो, और ये माँ होता, तो इसको हम कैसे लगाते और इसको कैसे लगाते। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम का उच्चारण पहले किया, फिर रा का करेंगे, लेकिन रा आधा है तो इसका हम प्रयोग ऐसे कर देते हैं, ये ऊपर लग गया तो कारण बन गया। और यदि हम इसमें करें तो रा आधा है इसलिए का के साथ लगेगा, तो ये क्रम बन गया आपका, क्या बन गया, है ना। ये अंतर होता है, इसको हम रेप कहते हैं और इसको क्या कह देते हैं, रा पदेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रा पदेन। तो रा पदेन में क्या होता है, यदि स्वर के व्यंजन के पहले वाला रा आधा है, मतलब स्वर रहित है, तो उसको हम अगले व्यंजन वर्ण के नीचे जोड़ देते हैं। और यदि किसी व्यंजन, दोनों साइड व्यंजन हो और बीच में रा है, तो उस स्वर रहित रा को अगले व्यंजन के ऊपर लगा देते हैं, और उच्चारण पहले रा ही होता है ना। एक रा पदेन और आपने पढ़ा होगा जो सिर्फ टा और डा में लगता है, किसमें लगता है, इसको हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, है ना, जैसे ये ऐसे लगा देंगे, है ना, ये क्या कहलाती है, भी रा पदेन ही कहलाता है, ये सिर्फ टा और डा में लगता है। ठीक है ना, तो आपने आधे अक्षर जो संयुक्त अक्षर हैं उनके बारे में समझ लिया। अब आपका आता है विशेषक चिन्ह। कुछ ऐसे चिन्ह शब्द भी हैं जिन्हें हम विशेषक कहते हैं, वर्ण आते हैं, है ना, ऐसे प्रयोग नहीं करते, ना व्यंजन में करते और ना स्वर में करते हैं। आपने देखा होगा, भी बताया भी हमने, अयोग वाह। क्या बताया, अयोग वाह। अयोग वाह क्या कहलाते हैं, अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह मतलब आ के योग से अर्थ वहन करने वाले, ये आ के अर्थ को वहन करते हैं, अयोग वाह, जिन्हें आपने क्या कहा, आ, अंग और आ, आहा, है ना। तो ये विशेषक वर्ण भी कहलाते हैं, इन्हें हम इसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे विशेषक व चिन्ह जो होते हैं। चिन्ह में क्या पढ़ेंगे कि अनुस्वार, क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है ना। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार हम इसे हम की मात्रा को कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि इसका प्रयोग अक्सर शब्दों के बीच में उच्चारण होता है, मिलते हैं अधिकांश,
लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि पहला अक्षर का लिखा हुआ है और उसके बाद इसका प्रयोग होना है ना, अनुस्वर का, और फिर का लिखा हुआ है, फिर अड़ा, तो हम इसको अंग नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इसी अक्षर का पंचम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कंकड़, ये पंचम वर्ण कहलाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे समझें कि पंचम वर्ण है, तो इसका उच्चारण ऐसे होगा, ये हम इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ना लिख करके कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर, लेकिन इसका उच्चारण अंगा होगा। ये इसी प्रकार से जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर ये लगा हुआ होगा अंग की मात्रा, अनुस्वार का चिन्ह, उसी का पंचम वर्ण इसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, इसका प्रयोग यदि किसी शब्द के ऊपर मात्रा नहीं लगी है तो इसका प्रयोग कैसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन यदि किसी मात्रा के ऊपर ऐसे मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चारण ऐसे प्रयोग ऐसे होता है। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के प्रयोग बल से होता है। नाक में भी जोर पड़ेगा और मुंह में भी इसका जोर पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, स्वर के उच्चारण क्या कहते हैं, सॉरी, अनुस्वार के उच्चारण में सिर्फ नाक का प्रयोग और इसके उच्चारण नासिक के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है ना। जैसे आप इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे, आंख, क्या कहेंगे, आंख, तो आ का उच्चारण गले से भी और इसका नाक। तो इसको हमने समझ लिया। अब आपका विसर्ग है। विसर्ग का प्रयोग अक्सर संस्कृत शब्दों में होता है ना। विसर्ग का चिन्ह होता है आपका, विसर्ग का चिन्ह है इसे। अब इसका प्रयोग अक्सर संस्कृत वर्णों में या हिंदी के कुछ गिने चुने वर्णों में होता है, जैसे अतः, प्रातः, है ना। तो इनका ऐसे कुछ गिने चुने आते हैं, लेकिन संस्कृत में अक्सर इसका प्रयोग होता है। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको यहाँ से नहीं, हिंदी से नहीं लिया गया, बाहर से आए हुए हैं, है ना। आप कभी कभी उनका प्रयोग करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हैं क्या वो वास्तविक रूप से, तो वो कम कहलाते हैं। बाहरी चिन्ह शब्द हैं वो, क्या है, आगत, क्या कहते हैं, जैसे आपने लिखा ऐसे, कॉपी, बॉल, है ना, डॉक्टर, ऐसे। तो इसमें आप ये चिन्ह देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। ये वर्ण अपने यहाँ से नहीं हुए, कहाँ से आए हैं ये अंग्रेजों से आए हैं। कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से। तो ये शब्द ऐसे वर्ण जिनको हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ण जो अंग्रेजी भाषा से प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम आगत वर्ण कहते हैं, है ना। और भी आपने देखा होगा कि जा जो होता है, जा और फा, इनमें दोनों में भी नीचे बिंदी लगी हुई होती है, इसको हम जा और इसको फा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखे कागज, है ना, ऐसे लिखा रहता है, फीस, ऐसे। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, ये आगत कहलाते हैं। तो अभी आपने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा, समझा, और भी जहाँ पर दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से मैं बता सकते हैं कि ऐसे और समझाइए थोड़ा सा, है ना। और आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक देखना है, पूरा अंत तक देखना है। जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखते तो आपके समझ में नहीं आएगा। बीच से देखेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए शुरू से अंत तक देखें, कहाँ पर कैसे समझना है इसको, उसको समझें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक पढ़ें। तो इस वीडियो में आप इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको संधि के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।